नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। प्रोग्राम का नाम है मैप इन न्यूज़। अगर आपको जानते ही होंगे कि स्टडी IQ IAS के इस समय दो मेन चैनल चल रहे हैं, स्टडी IQ IAS अलग और स्टडी IQ IAS हिंदी, जो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को आप शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान में खोस्त और पकतिका प्रांत में पिछले दिनों लगभग 6 मैग्नीट्यूड की 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान में हमें क्या क्या जानना चाहिए। अफगानिस्तान पर तो एक सवाल भी आ चुका है 2022 में, आपको पता है 2022 के पीटी में इसके बाउंड्रीज से सवाल आ चुका है। फिर भी क्योंकि ये फिर खबर में है तो बाकी परीक्षाओं के लिए भी इसे देख लेना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसके बाउंड्री को टच करते हैं। सेंट्रल एशिया के 3 कंट्री आपको मिलेंगे अफगानिस्तान के नॉर्थ वाले पार्ट में, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो आपको यहां क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहां से बनता है कि सेंट्रल एशिया के बाकी 2 कंट्रीज कौन से हैं जो अफगानिस्तान से बॉर्डर टच नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उसको ध्यान पर रखिएगा तो कोई भी सवाल अगर बाउंड्री से इस तरीके का आएगा तो बन जाएगा। तो ध्यान रखना है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसके नॉर्थ वाले हिस्से में है। इस साइड बात करें वेस्ट की तो ईरान है यहां। ठीक, फिर यहां पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, पामीर के गांठ से, पामीर नॉट से सटे हुए 2 देश जो अभी आपको यहां दिख नहीं रहे हैं। यहां इंडिया की थोड़ी सी बाउंड्री लगती है और चाइना की थोड़ी सी बाउंड्री लगती है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में इंडिया और चाइना है, पाकिस्तान, ईरान, फिर सेंट्रल एशिया के तीनों जो कंट्रीज हैं। अब क्या और खास है जिससे आपको देखना चाहिए, 2 रिवर्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए। हरी रिवर, हरी रिवर क्यों खास है? क्योंकि हरी रिवर पर ही सलमा डैम, आपने सुना होगा, सलमा डैम हरी रिवर पर ही बना है। और सलमा डैम कहां पर बना है? ये वाला पोर्शन जो है ये हेरात प्रोविंस है अफगानिस्तान का। तो हेरात प्रोविंस में ही सलमा डैम है और सलमा डैम को हम और क्या बोलते हैं? सलमा डैम को हम बोलते हैं अफगान इंडो फ्रेंडशिप डैम। ठीक है, आपने जरूर करंट अफेयर्स में इसे पढ़ा होगा। इंडिया के द्वारा फंड किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी इसी के उद्घाटन में वहां गए थे, इनॉग्रेशन में गए थे। अगला एक नदी आपको पता होना चाहिए, हेलमंड रिवर। ठीक, अफगानिस्तान की अगर मुख्य नदियों की बात करें तो हेलमंड रिवर भी मुख्य नदियों में से है। और ये वाला जो प्रोविंस है इसको बोलते हैं नेमरूज। यहां पर एक डैम है कमाल खान डैम। कमाल खान डैम 1974 में बनना शुरू हुआ था और अब जाकर 2021 में ये करंट अफेयर्स की खबरों में था, क्योंकि 2021 में इसे इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो 2 रिवर आपने यहां देख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इस रिवर का नाम है अमू दरिया। अमू दरिया, देखिए ये है अमू दरिया का फ्लो। तो ये बाउंड्रीज जो दिख रही हैं अलग अलग देशों के बीच अफगानिस्तान के साथ, अमू दरिया उस फ्लो में है। और अमू दरिया का जब भी नाम आएगा आपको एक और नदी का नाम याद रखना चाहिए, सिर दरिया। ठीक है, सिर दरिया क्यों याद रखना चाहिए? सिर दरिया आपको दिख नहीं रहा है, इसके और नॉर्थ में सिर दरिया का फ्लो है और दोनों कहां जाकर, दोनों का संबंध किससे है? अराल सी से है। आपने सुना होगा अराल सी में ड्रेन होती हैं ये। अराल सी के बारे में एक खबर हमेशा आती है कि अराल सी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। उसका रीजन क्या है? ये जो पूरा दोनों नदियों का फ्लो है डेजर्ट वाले इलाके से है, इसकी वजह से ये पानी की कमी वाले इलाके हैं, इसलिए इन इलाकों में इरिगेशन के लिए इन नदियों के पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा दोहन हुआ है कि अब इन नदियों में ही पानी कम होने लगा है। और अराल सी क्योंकि इन्हीं के फ्लो से उसके साइज पर डिपेंड करता था, तो अब वो साइज धीरे धीरे श्रिंक होते होते 1/3 रह गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके अलावा माउंटेन्स की बात करें तो आपको एक इस तरह से दिख रहा है पामीर नॉट, यहां से जो निकला हुआ पोर्शन है
ये पामीर नोट्स है। और पामीर नोट के बारे में आप जानते हैं कि पामीर नोट से ही अलग अलग माउंटेन्स निकले हुए दिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां दिख रहा है आपको हिंदकुश, ठीक, पैरोपेमिसस माउंटेन्स, ठीक है, और एक यहां इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है रेगिस्तान डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान डेजर्ट ये वाला आपको लिखा हुआ शायद ना दिख रहा हो। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो RIGESTAN, रेगिस्तान डेजर्ट यहां पर है। तो मोटे तौर पर इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्या क्वेश्चन है? एक तरफ दिया हुआ है प्लेसेस इन न्यूज और एक तरफ दिया हुआ है कंट्री। आपको बताना है कि कौन करेक्टली मैच्ड है। खोस्त अफगानिस्तान, पंजशीर वैली ईरान, मियां चन्नू पाकिस्तान, करेन बांग्लादेश। तो आपको इसका आंसर देना है। एक चीज जो रह गया है वो ये कि खोस्त कहां है। ठीक है, खोस्त का इलाका ये है। ठीक, तो अफगानिस्तान के मैप पे आप देखेंगे यहां पर खोस्त का एरिया है जहां पर हाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था। चलिए नेक्स्ट, अगली खबर है यूक्रेन के मुताबिक इसके पूर्वी इलाके में रूस के हवाई हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूस डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है। ठीक है, according to Ukraine, Russian airstrikes in its eastern region have intensified and Russia wants to completely ruin the Donbas region। तो हमें क्या जानना होगा यूक्रेन के बारे में? तो ऐसे भी जानना होगा क्योंकि अब आने वाले कई एग्जाम्स में हो सकता है यूक्रेन के आसपास जो एरियाज हैं या मुख्य शहर हैं या यूक्रेन की नदियां हैं उन पर सवाल बनेगा। तो सबसे पहले बाउंड्री देख ले। ठीक है, सबसे पहले बाउंड्री में देखिएगा रशियन फेडरेशन ने इसको घेर रखा है। आपको पता ही है रशिया ने अटैक किया है क्योंकि रशिया का बॉर्डर इससे मिला हुआ है। तो रशियन फेडरेशन एक तरफ हो गया रशिया, फिर बेलारूस, पोलैंड। यहां दो कंट्रीज हैं जिन्हें ध्यान पे रखना है, स्लोवाकिया और हंगरी। ठीक, ये अपना सीमा साझा करती हैं। रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, एक बार फिर से अगर मेनलैंड की बात करें तो कौन कौन से हैं? रशिया, बेलारूस, पोलैंड। यहां दो कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है जो कि छूट जाते हैं, स्लोवाकिया और हंगरी, और रोमानिया, मोल्डोवा। इसके बाद ये वाटर बॉडी जो है ये ब्लैक सी। ठीक, ब्लैक सी, और यहां पर है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में है कर्च की जल संधि, स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ कर्च भी आपको याद रखना है। ये वाला पोर्शन आपने जरूर पहचान लिया होगा, क्रीमिया वाला पोर्शन है जिस पर रशिया ने अटैक करके कब्जा कर लिया, इन्वेड किया जिसको। और इधर ये पूरा रशिया का पार्ट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जगह जो बार बार खबरों में रहता है सेवास्तोपोल, जो कि क्रीमिया का मेजर पोर्ट है, मोस्ट पॉपुलेटेड जगह भी है। सेवास्तोपोल मेजर पोर्ट होने की वजह से और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे जिस जगह पर यह है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये बाउंड्रीज की बात हो गई। अब बात करेंगे अगर नदियों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नाइपर। नाइपर को ही निप्रो भी कहते हैं। नाइपर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि नाइपर यूक्रेन को वेस्ट टू ईस्ट दो हिस्सों में बांट देती है। कैसे? एकदम सीधे सीधे किसी भी मैप में देखिएगा, नाइपर ये है। अगर मैं इसको व्हाइट से कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। इस तरीके से नाइपर ने डिवाइड कर रखा है इसको वेस्ट और ईस्ट में। ठीक है, नाइपर के ही किनारे कीव है। कीव के कौन सा शहर है? कैपिटल सिटी है कीव, जो कि नाइपर के ही किनारे है। इसी तरीके से आपको नाइपर के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं उनको ऐसे भी पता रहना चाहिए आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ठीक है, और एक और नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नीस्टर। नीस्टर कहां पर है?
मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच एक बाउंड्री जो बनता है वो नीस्टर बनाती है। उसके बाद ये मोल्डोवा में इन होती है और फिर इसका भी फ्लो, दोनों का फ्लो, नीस्टर और नाइपर दोनों का फ्लो है ब्लैक सी में। ठीक है, ये भी ब्लैक सी में गिरती है और ये भी इस तरीके से ब्लैक सी में दोनों का ड्रेन होता है। ठीक है, तो नीस्टर को आपको ध्यान में रखना है कि यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच इसकी बाउंड्री बनती है और नाइपर जो है वो तो सीधे सीधे वेस्ट और ईस्ट में इसको बांट देता है। ठीक है, नीस्टर का फ्लो यहां से इस तरीके से देख रहे हैं ना आप, ऐसे फ्लो बना हुआ है नीस्टर का। ठीक, तो पोलैंड के बाउंड्री के पास से बेसिकली इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शहर या इंपॉर्टेंट जगहों को आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि यूक्रेन खबर में है। तो सबसे ज्यादा किसको जानना चाहिए? लुहांस्क और डोनेत्स्क को। लुहांस्क और डोनेत्स्क वो इलाके हैं जहां प्रो रशियन लोग रहते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि यूक्रेन से इस पूरी लड़ाई में प्रो रशियन जो थे, रशिया के सपोर्टर्स जो थे, वही बेसिकली अलगाववाद की लड़ाई लड़ रहे थे और इस आंदोलन को हवा दे रहे थे और रशिया के जो इंटेलिजेंस है उनको खबर दे रहे थे। बीच में ये खबर आई थी ना कि कुछ ऐसी इमारतों को उड़ाया जा रहा है जिस पर कुछ निशान लगा है। तो कहा गया कि बेसिकली प्रो रशियन थे जो यूक्रेन के भीतर ऑलरेडी रशिया के सपोर्टर्स हैं, वही उस निशान को बनाते थे और उस बिल्डिंग को रशिया उड़ा देता था। तो वो वाला इलाका ये है। अब रशिया पर आरोप है कि बहुत ही स्मार्टली इसने इस इलाके को अपने समर्थकों से भर रखा है। इसको अलग से मान्यता नहीं दी है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ये लोग रशिया के सपोर्टर्स बने रहें और उसको मदद करते रहें, इसको अलग से मान्यता न देके इसको बनाए रखा है। जबकि क्रीमिया की बात आई तो क्रीमिया पर रशिया का स्टैंड दूसरा था। चलिए, तो डोनेत्स्क और लुहांस्क आपको पता होना चाहिए। ये रेड वाला जो इलाका है ये सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जोन है यूक्रेन और रशिया के बीच में। फिर खार्किव का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। खार्किव हमेशा इस बीच न्यूज में रहा। तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ध्यान पर क्या रखना चाहिए कि ईस्ट पार्ट में है लुहांस्क और डोनेत्स्क। ठीक है, ये सब ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। तो ईस्ट में क्या क्या है, वेस्ट में क्या क्या है, इस तरह से अपने मैप पर लोकेट कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट में हिस्सा है लवीव। कहा गया यूक्रेन जब वॉर चल रहा था कि रशिया इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, नाइपर को कीव तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन रशिया का अटैक हुआ लवीव तक। ठीक है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, कार्पेथियन माउंटेन्स, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट होवरला। ठीक है, हाईएस्ट जो पीक है वो क्या है? होवरला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। चेर्नोबिल का आपने नाम सुना होगा। चेर्नोबिल, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और इस एरिया का नाम है चेर्नोबिल। ठीक है, ये चेर्नोबिल बेसिकली यहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1986 में और इस इलाके में इतना ज्यादा कंटेमिनेशन हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का कि अभी तक इसको रेस्ट्रिक्ट करके इसके कई इलाकों को रखा गया है, क्योंकि अभी भी खतरा है। 1986 की घटना है, सोचिए आज कौन सा साल है, 2022 में खड़े हैं। अभी तक इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है लोगों के लिए कि उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये पूरा मैप है यूक्रेन बॉर्डर का। यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर इलाका ये हो गया। तो खार्किव यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। इसी तरह एक जगह है निप्रो। इस नदी को भी निप्रो कहते हैं और निप्रो एक जगह भी है जो कि नाइपर नदी के किनारे है और इसका पॉपुलेशन यहां देख रहे हैं 9,80,000, मतलब 1 मिलियन के आसपास है। इस नाइपर नदी के किनारे ही ज़ैपोरिज़िया। अब कई नाम आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, मुझे भी होती है क्योंकि रशियन है तो अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण भी होता है। माइकोलिव, ये भी एक शहर है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान पर रखना चाहिए। और सेवास्तोपोल मैंने बता दिया है आपको। सेवास्तोपोल क्रीमिया का पार्ट है जो मेजर पोर्ट है और मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। कार्पेथियन माउंटेन्स आपने यहां
देख लिया है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा बातें समझने वाली नहीं हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा तो फिर सवाल बनने की गुंजाइश बनती है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, नाइपर नदी कहाँ से निकलती है। नाइपर नदी का जो निकास होता है वो वल्दाई माउंटेन से होता है। वल्दाई माउंटेन्स कहाँ पर है? रशिया में। अब आपको इस मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन वल्दाई माउंटेन्स रशिया में है। तो वल्दाई माउंटेन्स से निकल कर ये यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटते हुए जाती है ब्लैक सी में। चलिए देखिए, नीस्टर पोलैंड के नज़दीक यूक्रेन से ही निकलती है और यहाँ मोल्डोवा से यूक्रेन की बाउंड्री बनाते हुए ब्लैक सी में ड्रेन हो जाती है। नाइपर, जैसा कि मैंने बताया कि नाइपर का रशिया के वल्दाई माउंटेन्स से इसका फ्लो है ये, और इस तरीके से आती है। यहाँ पर नाइपर डैम है। ठीक है, अब है सवाल की बारी। सवाल आपको बनाना है, बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं देना है तो अपने एटलस पर मार्क कर लेना है अच्छे से और ध्यान पर रखना है। खबरों में रहने वाले निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। खेरसन, सुवाकी गैप, अरोका ब्रिज, कालिनिनग्राद। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। खेरसन, सुवाल्की गैप, अरोका ब्रिज और कालिनिनग्राद। हाउ मेनी प्लेसेस इन द अबव आर रिलेटेड टू यूरोप। तो ध्यान से इसको पढ़ के और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगली खबर क्या है? इथोपिया से खबर है। इथोपिया के ओरोमियो प्रांत में पिछले दिनों एक बड़े हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। More than 200 people have been killed in a major attack in Ethiopia's Oromio province in the past few days. The Oromo Liberation Army has been blamed for the attack. क्या क्या इसमें देखना होगा हमें? इथोपिया मैंने पिछले एपिसोड में कराया था, उम्मीद है कि आपने ठीक से देखा होगा। फिर भी क्योंकि खबर आई है तो इसको ठीक से देख लेते हैं। इलाकों की बात करें तो सबसे नॉर्थ में टिग्रे है। टिग्रे बहुत ही फेमस है। अम्हारा और अफार। अफार में ही मैंने बताया था अफार ट्रायंगल है। ठीक है, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये भी डिस्कस हुआ था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या चीजें आती हैं? इरिट्रिया, ये जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। और एक और बात मैंने बताई थी कि यहां भी इथोपिया का जो ये वाला पोर्शन है जो कि खुद एक हॉर्न की तरह दिखता है वो सोमाली है और ये इसके आगे सोमालिया है। दोनों में अंतर है। ओरोमिया जिसकी बात कर रहे हैं जहां अटैक हुआ है वो ये वाला हिस्सा है ओरोमिया। ठीक है, अदिस अबेबा यहां पर है। चलिए, तो बाउंड्रीज आपको ऐसे मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट। और इधर आप देखेंगे तो सूडान और साउथ सूडान, ठीक है, केन्या। सूडान, साउथ सूडान और केन्या। और क्या मैंने कहा था ध्यान रखने के लिए कि युगांडा इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। ये देखने में लगता है कि कहीं गलती इससे ना हो जाए। तो सूडान, साउथ सूडान और केन्या इधर याद रखना है और इधर याद रखना है इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। यहां पर लेक तुर्काना है जो पिछले एपिसोड्स में डिस्कस हुए थे। और इथोपिया में एक और बात जो डिस्कस हुआ था पिछली बार जो कि इंपॉर्टेंट है वो है इथोपिया में एक झील है लेक टाना। ठीक है, लेक टाना से ही ब्लू नील निकलती है। ठीक, और ये ब्लू नील सूडान में खार्तूम में जाकर व्हाइट नील से मिलती है और नील कहलाती है। इस तरीके से एक तरफ से जैसे ये व्हाइट नील आ रही है और ऐसे ब्लू नील मिलती है और यहां आगे नील कहलाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट, माली के मोप्टी रीजन के बनकास में एक विद्रोही गुट के हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कातिबा मसीना आर्म्ड ग्रुप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो माली के बारे में हमको थोड़ा जानना होगा। मोर देन 100 वर किल्ड इन एन अटैक बाय अ रेबल ग्रुप इन बनकास।
Mali's Mopti region, the Kalibat Masina armed group has been held responsible for this attack. ठीक है, चलिए माली में भी सबसे पहले बाउंड्री देखिए, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, ठीक है, सेनेगल, गिनिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, नाइजर। और ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बेनिन, नाइजीरिया, घाना, टोगो, ये सब बाउंड्री टच नहीं करते। ठीक है, तो क्या क्या बाउंड्री टच करते हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, सेनेगल, गिनिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, नाइजर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहां जब बात करेंगे हम तो एक इंपॉर्टेंट नदी है नाइजर। ठीक, नाइजर नदी गिनिया से ही निकलती है और एक सेमी सर्कल बनाती है इस तरीके से। ठीक है, तो नाइजर रिवर का बेसिन है ये, और गल्फ ऑफ गिनी में अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाती है, लेकिन ये एक सेमी सर्कल इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहां टिम्बकटू है, इसका फ्लो कैसे है, गिनिया से निकलकर पहले माली, ठीक है, ये माली वाला इलाका है, उसके बाद फिर ये नाइजर, ठीक, इसके बाद फिर ये बेनिन और फिर नाइजीरिया, और फिर ड्रेन हो जाता है। तो क्या फ्लो बना, गिनिया, माली, नाइजर, बेनिन के साथ यहां पर बेनिन और नाइजर के बीच में बॉर्डर बनाती है ये नदी, नाइजर नदी, और फिर नाइजीरिया होते हुए ड्रेन हो जाती है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, इसमें और मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है जिसे हमें जानना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि माली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा कट करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कई बार जब मिलाने के लिए आ जाता है कि इस अक्षांश से कौन कौन से देश मिलते हैं, तो वहां ये सब इंफॉर्मेशन बहुत काम आता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में ही कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान पर रखिएगा कि माली का नॉर्दर्न हिस्सा इसको कट करता है। अब एक क्वेश्चन जो आपको बनाना है, माली से गुजरने वाला कोई भी अक्षांश इथोपिया से नहीं गुजरता। माली से गुजरने वाला कोई भी अक्षांश इथोपिया से, यहां गलत हो गया है, इसको देशांतर कर लीजिए। और तीसरा है कि माली और इथोपिया दोनों ही लैंड लॉक्ड हैं। ठीक, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। आपको ऑप्शन बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश में भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डीआर कांगो में आंतरिक संघर्ष नहीं थम रहा है। संघर्ष के चलते लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने यहां की स्थिति को मोस्ट नेग्लेक्टेड रिफ्यूजी क्राइसिस घोषित किया है। पूर्वी इलाके इटुरी और कीवू में स्थिति गंभीर है। हाल ही में यहां की सरकार ने M23 विद्रोही गुट का सामना करने के लिए केन्या के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। ठीक, तो हम किसके बारे में जानेंगे, डीआर कांगो के बारे में। इंग्लिश में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इटुरी और कीवू, दो इंफॉर्मेशन तो इसमें यही है जगहों के। M23 रेबेल ग्रुप है, यह भी ध्यान पर रखना है, और देखेंगे कि मैप पर क्या क्या चीजें और देख सकते हैं। तो डीआर कांगो के बारे में जब आप देखेंगे, सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं। बाउंड्री शुरू कीजिए साउथ सूडान से, और साउथ सूडान का मतलब ही है कि सूडान से डीआर कांगो का कोई नाता रिश्ता नहीं है बाउंड्री के मामले में। साउथ सूडान के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां दो चीजें ध्यान रखनी है, बॉर्डर आप देख रहे होंगे, ये है कैमरून
और ये है गैबन। इन दोनों का बॉर्डर टच नहीं करता है DRC से, ठीक है। तो साउथ सूडान और CAR इसके नॉर्थ पार्ट में हो गए, वेस्टर्न पार्ट पर रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो गया। उसके बाद अंगोला ने इस तरह से इसको घेर रखा है, ये वाला पोर्शन भी अंगोला है और इधर का पूरा पोर्शन अंगोला है, ठीक है। फिर जाम्बिया ने भी इसको ऐसे घेरा है, इधर और इधर पूरा इलाका जाम्बिया का है। फिर है तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। ये 3 कंट्रीज मैं हमेशा कहता हूं, 3-4 कंट्रीज को एक लाइन से याद रखिए, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, ठीक है। और यही पूरा बॉर्डर है। तंगानिका के बारे में आपको पता है, लेक तंगानिका, और इस पूरे रिफ्ट वैली में लेक किस तरीके से हैं, लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू और लेक तंगानिका, 4 का नाम याद रखना है, ठीक है। अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, ठीक। और ये हमने पिछले एपिसोड में बहुत विस्तार से किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक से जाकर उसको देख लीजिए। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक तो बाउंड्रीज देख लिए कि सूडान टच नहीं करता है, साउथ सूडान टच करता है, फिर CAR इसके नॉर्थ में है, कैमरून और गैबन नहीं टच करते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टच करता है, अंगोला ने इसको 2 तरफ से घेर रखा है, ठीक है, ये पोर्शन भी अंगोला का है। और इसके बाद अंगोला के बाद जाम्बिया और फिर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, या फिर ऊपर से नीचे कर लीजिए, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया ने इसको घेर रखा है। और ये लेक जो ग्रेट लेक्स हैं उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, लेक अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट नदी कॉन्गो या फिर जायरे, कॉन्गो को ही क्या बोलते हैं, जायरे नदी बोलते हैं, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, ये 2 बार इक्वेटर को कट करती है। देखिए इसका भी जो फ्लो है वो कैसा है, सेमी सर्कल में है, तो 2 बार ये कट करती है इक्वेटर को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको लेक पता ही है, एक इंपॉर्टेंट लेक विक्टोरिया है यहां पर, ठीक, जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था और एक सवाल भी किया था कि विक्टोरिया लेक से किस कंट्री की बाउंड्री नहीं लगती है, आपको ध्यान पर होगा। कॉन्गो बेसिन में ही पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। कॉन्गो बेसिन के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होगा ऐसे, कि पिग्मी जनजाति के लोग यहीं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी, जैसे तापी दिया हुआ है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कॉन्गो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और नाइजर प्रधान मध्याह्न रेखा को 2 बार काटती है। इंग्लिश में तापी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कॉन्गो इक्वेटर, लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन और नाइजर प्राइम मेरिडियन। आपको बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड इन द अबव, ठीक है। और यही नया फॉर्मेट है यूपीएससी का, जो 2022 में पूछा गया था और कई सारे सवाल पूछे गए थे कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। इसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि आप इसमें एलिमिनेशन लगा पाएंगे, आपको एग्जैक्टली जानकारी होनी चाहिए कि ये पेयर सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले साल और सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल है, निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए, विक्टोरिया, कीवू, अल्बर्ट, तंगानिका, उपर्युक्त में से किन झीलों से DR कांगो की सीमा लगती है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक। इंग्लिश में भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाल ही में अल्जीरिया, नाइजर और नाइजीरिया ने ट्रांस सहारा गैस पाइपलाइन पर फिर से बातचीत शुरू की है। आजकल पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से ये रशिया यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग पाइपलाइंस की चर्चा चल रही है, तो आपको पाइपलाइंस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आइए, हम लोग आज 2 पाइपलाइंस को देखेंगे और तीसरा पाइपलाइन मैं आपको कहूंगा कि आप देखिएगा। पहला जो पाइपलाइन है वो ट्रांस सहारन है। ट्रांस सहारन पाइपलाइन
नाइजीरिया नाइजर से अल्जीरिया तक है। ठीक है, नाइजीरिया, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, नाइजर और अल्जीरिया, यहां एक हब है। ठीक, तो ट्रांस सहारन पाइपलाइन हो गया नाइजीरिया से लेकर नाइजर और नाइजर से फिर अल्जीरिया। अल्जीरिया से ही एक पाइपलाइन निकला हुआ है ट्रांस मेडिटेरेनियन। ठीक है, ट्रांस मेडिटेरेनियन, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और फिर इटली, इस तरह से इस पाइपलाइन को बनाया गया है। ठीक है, तो दो यहां हो गए। ट्रांस सहारन पाइपलाइन कहां कहां से है? नाइजीरिया, नाइजर और अल्जीरिया। और ट्रांस मेडिटेरेनियन कहां से है? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और इटली। ठीक है, ये इसका विस्तार है। अब एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेचुरल गैस ट्रांसमिशन लाइन है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट किसका है? चाइना का है। चाइना के वेस्टर्न पार्ट से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक पाइपलाइन बिछे हुए हैं और उसके बारे में जानना है। 3 इस तरह के पाइपलाइन है। पहला पाइपलाइन है जिनजियांग रीजन का, लुनान, यहां से लेकर शंघाई तक। ठीक है, तो ये पहला है। ठीक, दूसरा पाइपलाइन है हॉर्गास पोर्ट, हॉर्गोस, HORGOS। हॉर्गोस को ही खॉर्गोस भी बोलते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है, एक जगह के बहुत सारे नाम हैं। तो हॉर्गोस पोर्ट से लेकर और ये जाता है ग्वांगडोंग जगह है, इसके स्पेलिंग में लिख देता हूं, ग्वांगडोंग, यहां तक जाता है। ये सेकंड पाइपलाइन है। ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट पाइपलाइन 2। वेस्ट टू ईस्ट पाइपलाइन 1 कहां से है? जिनजियांग से लेकर, ठीक है, और शंघाई तक। और सेकंड वाला कहां से है? रेड वाला, ये सेकंड वाला है, हॉर्गोस से लेकर ग्वांगडोंग तक। और तीसरा वाला कहां तक है? तीसरा वाला है हॉर्गोस से ही फुजियान तक। फुजियान, फुजाऊ प्रांत में है फुजियान, वहां तक है। तो ये 3 पाइपलाइन हैं जो चाइना में बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर इसको किया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है रशिया में आजकल कौन से पाइपलाइन बहुत चर्चा में है। रशिया के कौन से पाइपलाइन बहुत चर्चा में हैं? क्योंकि यूरोप के गैस क्राइसिस को लेकर आप तमाम तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे, तमाम तरह के आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रशिया के कौन कौन से पाइपलाइंस इस समय चर्चा में है, जर्मनी से कौन सा पाइपलाइन इस समय चर्चा में है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से ट्रांस मेडिटेरेनियन नेचुरल गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती? मोरक्को, इटली, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। इंग्लिश में, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ट्रांस मेडिटेरेनियन नेचुरल गैस पाइपलाइन डजंट पास? मोरक्को, इटली, ट्यूनीशिया और लास्ट ऑप्शन है अल्जीरिया। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में जितने ये सवाल हैं उनको कर लीजिएगा, अच्छे से अपने एटलस पे मार्क कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या इसका सही जवाब है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले एपिसोड में इन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और आगे नई खबरों को देखने की कोशिश करेंगे टाइम के हिसाब से। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बशर्ते कि आप अपने रूटीन में इन प्रोग्राम्स को फॉलो कीजिए, अपने एटलस पर मार्क कीजिए और ख़बरों से अपडेटेड रहिए। खबरों से ही ये चीज़ें बनेंगी कि कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा आपने, कहीं कोई न्यूज़ पढ़ी आपने, तो उस पर से आप खबरों से उन चीज़ों को उठाकर मैप पर लोकेट करने की आदत डाल लीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन आएगा तभी फ़ायदा होगा, आपके खबरों को समझने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे होंगे आपको मैप पर दिखेगा कि दरअसल किसकी बात हो रही है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, उम्मीद है इस पहल से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।